हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आप जानते हैं, हम लोगों ने कंडक्टिविटी के बारे में जान लिया था। तो कंडक्टिविटी बेसिकली होती क्या है? कंडक्टिविटी का मतलब होता है, जिसको हम चालकता कह रहे हैं, सिग्मा से हम इसको दर्शा रहे हैं, और ये होता है 1/ρ, है ना। ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, यानी कि ये प्रतिरोधकता का उल्टा होता है। अच्छा, इसकी यूनिट की हम बात करें तो यूनिट हो जाएगी इसकी ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स। और ओम इनवर्स को ना साइमन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? साइमन। तो साइमन मीटर इनवर्स किसकी इकाई हो जाएगी? इसी की इकाई हो जाएगी, ठीक है। अपॉन मत कर देना। साइमन को एस से दर्शाते हैं, एस बड़ा ऐसा, तो साइमन मीटर इनवर्स, ये इसकी इकाई हो जाएगी, ठीक है। हम यहाँ पे पूरा लिखेंगे, इस तरीके से याद रखना। अच्छा, इसका डायमेंशन कभी पूछ ले आपसे, इसका बीमीय सूत्र पूछ ले। सो डायमेंशन, क्योंकि ना आजकल डायमेंशन फॉर्मूले पे क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछ लेता है ऐसे, एक ऑब्जेक्टिव टाइप पूछ लेगा आपसे, एमसीक्यू में दे देगा, ठीक है। तो याद रखना डायमेंशन, अगर मैं इसके डायमेंशन फॉर्मूले की बात करूं तो हमें पता है रो का फॉर्मूला होता है RA/L, है ना। अब यहां से निकालेंगे तो सर बहुत टफ पड़ जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस के लिए फिर मुझे V/I लगाना पड़ेगा। तो सबसे अच्छा तरीका मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। अगर आप ध्यान दें तो मैंने आपको बताया था जो रेजिस्टिविटी होती है वो E/J होती है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन करंट डेंसिटी होती है ना। तो अगर मैं सिग्मा की बात करूंगा तो वो हो जाएगा हमारे पास 1/ρ। तो सिग्मा का आ जाएगा 1/E/J। ई का मतलब क्या है? वैद्युत क्षेत्र। और जे का मतलब क्या है? धारा घनत्व। ई का मतलब क्या है? वैद्युत क्षेत्र। और जे का मतलब है धारा घनत्व। ई का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड और जे का मतलब है करंट डेंसिटी। अगर मैं यहाँ से सिग्मा निकालूं तो सिग्मा का मान निकल जाएगा J/E। सिग्मा ऐसी, जे क्या होता है? करंट अपॉन में एरिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है न्यूटन पर कूलम, है ना। तो करंट के लिए हम ए यूज करते हैं, एरिया के लिए मीटर का स्क्वायर क्षेत्रफल है, ठीक है। ए से मत काट देना। न्यूटन का होता है एम, न्यूटन को हम क्या लिखते हैं? न्यूटन के लिए चलो हम सीधे डायमेंशन लिख लेते हैं, या मैं डायरेक्टली डायमेंशन लिख देता हूँ ना। एरिया का होता है L स्क्वायर, क्षेत्रफल का कितना होता है? L स्क्वायर। धारा के लिए हम लिखते हैं ए, क्षेत्रफल के लिए लिखते हैं हम L का स्क्वायर। न्यूटन के लिए लिखते हैं MLT-2। याद रखिएगा, मैंने बताया था न्यूटन के लिए याद रखेंगे और जूल के लिए याद रखेंगे, दो चीजें बड़ी याद रखने वाली है, काफी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर कुलम के लिए हो जाता है 80। सर क्या कहते हैं, इसे ऊपर भेज देता है। चलो ठीक है, तो सिग्मा बराबर हमारे पास हो जाएगा, ए तो था ही, ऊपर 80, नीचे क्या था? नीचे था L का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा ML3T-2। ML की पावर 3, T की पावर -2। तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा? M गया ऊपर -1, L ऊपर जाएगा तो -3, T ऊपर जाएगा तो बन जाएगा 3। M गया -1, L गया ऊपर तो -3, T ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा +3, और A इंटू ए बन जाएगा A का स्क्वायर। और ये डायमेंशन हो जाएगा सिग्मा का, यानी कि ये बीमीय सूत्र है। सिंपल सा फॉर्मूला याद होना चाहिए, कैसे निकालना है। चलिए फटाफट से नोट डाउन करते हैं, फिर इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो हमें बनाना है सिग्मा का, यानी कि सिग्मा होता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल तो 1/ρ, ये चला जाएगा ऊपर J/E, तो सिग्मा बराबर आ जाएगा I/A इंटू न्यूटन पर कूलम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू न्यूटन पर कूलम होती है। आप चाहें तो 1/ρ, रो का फॉर्मूला RA/कल के भी कर सकते हो। आर निकालना थोड़ा सा आपके लिए क्या हो जाएगा, देखो बहुत ज्यादा लेंथी पड़ जाएगा, मैं उससे भी आपको बता देता हूँ आप उस फॉर्मूले से कैसे निकाले। ऐसा नहीं है डायमेंशन अलग आएगा, डायमेंशन फॉर्मूला तो सेम ही आएगा। तो सिग्मा बराबर हो जाएगा एम्पियर इंटू एम्पियर, एम्पियर का स्क्वायर, टी ऊपर जाएगा तो टी की पावर बन जाएगी 3, एल का बन जाएगा -1 और एम बन जाएगा -1। तो m-1 एल की पावर -3, टी क्यूब ए की पावर 2, ये बन जाएगा हमारा सिग्मा। आप अगर दूसरे फॉर्मूले से इसका रेजिस्टिविटी का डायमेंशन निकालना, मतलब कंडक्टिविटी का डायमेंशन निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं 1/ρ। रो का फॉर्मूला होता है 1/RA/में L, तो L चला जाएगा ऊपर, है ना। तो ऐसी रहेगा, L का हो जाएगा मीटर, ठीक है। रेजिस्टेंस का होता है ओम। अब रेजिस्टेंस का डायमेंशन निकाल लेते हैं। रेजिस्टेंस का कैसे निकलेगा? R=V/I। अब V का डायमेंशन भी निकालना पड़ेगा, तो V के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वर्क डन अपॉन में चार्ज रखना पड़ेगा। वर्क क्या होता है सर? ML2T-2। चार्ज क्या होता है? AT। तो V का निकलेगा हमारे पास ML2T-3 A-1। अब इसको आप यहाँ पे लगाओ, R का निकलेगा, यहाँ पे लगा देते हैं ना, यहीं पे लिख देते हैं ML का स्क्वायर T-3 A-1 और होल डिवाइडेड बाय A।
यानी कि अगर आप यहाँ से R का डायमेंशन निकालेंगे तो R का बीमिया सूत्र कैसे निकलेगा, m L का स्क्वायर t की पावर माइनस का 3 और a ऊपर जाएगा तो a की पावर माइनस का 2, ये R का बनेगा, है ना। तो अब R का पूरा डायमेंशन यहाँ पे लिख देते हैं ml स्क्वायर t माइनस 3 a माइनस का 2 और यहाँ पर एरिया है तो एरिया का बन जाएगा L का स्क्वायर, हम इसको भी L लिख देते हैं। तो L से L कट गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सिग्मा इज इक्वल्स टू 1/m L का पावर 2 और एक L की पावर 3 t की पावर माइनस 3 a की पावर माइनस 2। अब इसको सिग्मा के ऊपर भेजते तो m की पावर -1 L की पावर -3 t की पावर 3 और a की पावर 2, तो ये वही डायमेंशन बन जाएगा जो हमने पहले बनाया, सेम टू सेम। L की पावर -1 m की पावर -1 L की पावर -3 t की पावर 3 a की पावर 2, डायमेंशन सेम ही बनेंगे, बस आपको यहाँ पे निकालना आना चाहिए कि किसके लिए क्या फॉर्मूला लगाया जाए, क्या वैल्यूज रखी जाए। वाले से भी लिख लेते हैं नोट डाल के, हम इस फॉर्मूले से भी यहाँ पर डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ से भी इसका डायमेंशन यही बन जाएगा m-1 L की पावर -3 t3 और a का स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लिखते हैं फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड, है ना। हम लोगों ने ये देख लिया था कि जो रेजिस्टेंस किन किन कारकों पर निर्भर करता है, ये हम जान चुके हैं। तो हमने देख लिया था प्रतिरोध प्रभाव डालने वाले कारक, तो जिसमें हमने सबसे पहले क्या देखा था, क्षेत्रफल देखा था, एरिया, यानी कि काट क्षेत्रफल हम किसको कह सकते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। फिर दूसरा हमने यहाँ पर क्या देखा था, लेंथ, यानी कि कंडक्टर की लंबाई, चालक की लंबाई। तीसरी चीज हमने यहाँ पर क्या देख ली, मटेरियल, जो कि हमने रेजिस्टिविटी का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, मटेरियल पर निर्भर करता है, यानी कि हमारा पदार्थ कैसा है। और चौथा करेगा, यानी कि पदार्थ की प्रकृति हम कह सकते हैं इसको, नेचर ऑफ मटेरियल। एंड चौथा हमारे पास जो होगा वो होगा टेम्परेचर। अब हम टेम्परेचर पे चर्चा करेंगे, तापमान पर चर्चा करते हैं। तो तापमान के ऊपर ज्यादा कुछ है नहीं, तो छोटी सी नोट याद रखना, रेजिस्टेंस ऑफ मेटल्स, यानी कि धातुओं का प्रतिरोध। तो तापमान बढ़ाने पर क्या होगा, तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ अ वायर और अ कंडक्टर, इसकी जगह मेटल लिखता हूं, द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर जब उसका मेटल इंक्रीज, यानी कि धातुओं का तापमान बढ़ाने पर धातुओं का तापमान बढ़ाने पर धातुओं का प्रतिरोध बढ़ जाता है, ठीक है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। अगर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा यानी कि करंट कम फ्लो करेगा, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, छोटी सी बात है, पर ध्यान में। तो माना लेट at 0 degree Celsius, the resistance of a conductor is R naught, and at
T degree Celsius, its temperature, at T degree Celsius, its resistance becomes RT. माना 0 डिग्री सेल्सियस में तार का प्रतिरोध R0 है और T डिग्री सेल्सियस होने पर या बढ़ाने पर प्रतिरोध RT हो जाता है। ठीक है, तो RT क्या होगा, ध्यान से देखना। RT यानी कि जो नया तापमान आएगा वो कैसा आएगा, R0 इंटू 1 प्लस अल्फा टी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान में रखिएगा। एक सिंपल सा सूत्र है कि R0 आपके पास कोई 0 डिग्री सेल्सियस में रेजिस्टेंस है, T टेम्परेचर बढ़ाने पे नया प्रतिरोध कितना हो जाएगा, इतना। अल्फा को क्या कहते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखिएगा, इसको कहते हैं तापमान गुणांक या ताप गुणांक। ठीक है, तो ये बात याद रखिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसी पर चर्चा करेंगे और इस पर न्यूमेरिकल करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। ICT वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद।